हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के सबसे बड़े महान लेखक प्रेमचंद की एक बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी। बच्चों, ये पाठ बहुत ही शानदार, जानदार, इमोशनल है, आपको बांध के रखती है और जो संदेश देती है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए और अनुदेशों के पालन के बाद प्रेमचंद के बारे में यहाँ पे मैं आपको एक परिचय दे दूँ। बच्चों, प्रेमचंद मेरे, अगर मैं कहूँ, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरे प्रिय लेखक कौन हैं, तो मैं प्रेमचंद का नाम सबसे प्रमुख, सबसे नंबर 1 पे रखता हूँ। ऐसा साहित्यकार हम किस्मत वाले हैं, हम हिंदुस्तान वासी, एक ऐसा लेखक, ऐसा साहित्यकार, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट हमारे देश में पैदा हुआ। इनका जन्म 1880 लमही उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1936 में वाराणसी में हुआ। बच्चों, इनके बारे में मैं कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। धनपत राय श्रीवास्तव इनका असली नाम, जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी उर्दू में के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। बच्चों, जिन किताबों के और जिन कहानियों के नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे गर्व है इस बात का कि ये सारी कहानी और उपन्यास मैंने उनकी पढ़ रखी है। हिंदी साहित्य का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो लेखक से प्रेम न करता हो, उन्होंने इनकी इन कहानियों और उपन्यासों को ना पढ़ा हो। और उसमें गोदान, हर उपन्यास एक से बढ़कर एक, हर कहानी एक से बढ़कर एक, ये बूढ़ी काकी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं में, जैसे जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। बच्चों, हंस एक ऐसी पत्रिका है, हिंदी साहित्य की मैगजीन, जो आज भी निकलती है और राजेंद्र यादव जी ने उनकी शुरुआत की थी, दोबारा शुरुआत की थी, और आज उनकी बेटी रचना यादव उसी पत्रिका को चला रही है। राजेंद्र यादव भी एक प्रमुख हिंदी कहानीकार रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा। हंस और जागरण चलाने के लिए सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और उन्हें बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने यानी स्क्रीन राइटिंग के लिए बच्चों वो मुंबई भी आए, यानी बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया लेखक के रूप में। लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सर्जन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य उनका अंतिम लेक्चर यानी व्याख्यान, कफन उनकी अंतिम कहानी और गोदान उनके अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ऐसे महान लेखक प्रेमचंद, बच्चों, इनके बारे में जितना कहूँ मैं उतना कम है। पूरी जीवनी इनकी मुझे पता है। किसी प्रमुख आलोचक ने एक बार कहा था कि अगर आपको हिंदुस्तान के पहले के भारत और हिंदुस्तान के पहले के गांव और हिंदुस्तान के पहले के किसानों के जीवन को देखना है तो प्रेमचंद का साहित्य पढ़ डालिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। 1906 से लेकर 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 3 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। ये है प्रेमचंद। खैर, बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन पाठ भी बड़ा है, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बूढ़ी काकी, जैसे नाम से पता चलता है, काकी जी हैं, बहुत ही बूढ़ी हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, या ना वादा करो और फिर भूल जाओ, कौन पूरा करता है, वृद्धों के प्रति तिरस्कार, बुजुर्गों का अपमान करना, तिरस्कार की भावना, इस पर जोरदार प्रहार किया है प्रेमचंद ने। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग मनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि बुजुर्ग किस तरह से सोचते हैं, उनके मन में क्या कुछ चलता है, और उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए हमें प्रेरित किया है। ये है बूढ़ी काकी। तो देखते हैं बूढ़ी काकी के साथ हुआ क्या और किसने क्या किया, किसकी काकी है, कौन सी काकी है और क्या इसमें बताया गया है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग बूढ़ी काकी के लिए। देखते हैं बच्चों, इस कहानी में कहीं जगह पे आप लोगों को कठिन शब्द, कठिन मुहावरे आपको मिलेंगे, तो उन कठिन शब्दों के अर्थ और मुहावरे भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते मैं उनको ना बताते जाऊँ, लेकिन आपके स्क्रीन पे सामने है तो आप किसी वक्त उसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी काकी। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। बेहतरीन।
बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है या हुआ करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कि बुढ़ापा है एक तरह से वो बचपन का वापसी है, बचपन की वापसी है। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। कैसे? जैसे वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। इस अवस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे बच्चे दूसरों का सहारा लेते हैं, छोटे बच्चे, वैसे बुजुर्ग भी। दिमाग इनका कमजोर हो जाता है, दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह, बूढ़े मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों की तरह ही वृद्धों को भी मान अपमान की परवाह नहीं होती। बच्चे जैसे चिंता नहीं करते, कुछ भी करते हैं, चाहे उनको डांट पड़े, मान मिले, अपमान मिले, वैसे ही बुजुर्ग भी ऐसे ही कर लेते हैं। जिस तरह से लोग बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, मतलब कुछ भी प्रश्न पूछ रहे, कितने प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी तरह वृद्धों की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। मतलब यूं ही बकबक कर रहे हैं, सठिया गए हैं, इस तरह से बात लोग करते हैं, जो बुरी बात है। उनकी यानी बुजुर्गों की इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। इस तरह से वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि बुढ़ापा अक्सर बचपन का पुनरागमन होता है, यानी वापसी होती है। खैर, बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जिह्वा यानी जीभ, टंग टेस्ट के अलावा कुछ भी बचा नहीं था। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। अगर बूढ़ी काको को कोई तकलीफ होती तो सिवाय रोने के उनके पास और कोई भी चारा नहीं होता था। बच्चों, समस्त इंद्रियां, जो सेंसेस थे उनके, नेत्र, हाथ, पैर जवाब दे चुके थे। बहुत ही बूढ़ी थी वो, बहुत ही, आप समझ सकते हैं 80-90 साल की होंगी, कि खुद से उठकर चल फिर नहीं पाती थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के खिलाफ प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता। परिमाण यानी क्वांटिटी, मात्रा अगर कंप्लीट नहीं होती, यानी पेट भर के भोजन नहीं मिलता, या फिर बाजार से कोई वस्तु आती और नहीं मिलती तो बूढ़ी काकी रोने लगती थी। सिर्फ एक ही चीज उनकी चलती थी, वो जबान, बस रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण नहीं था, गला फाड़ फाड़ के रोती थी ताकि लोग ध्यान दें। खैर, उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, मतलब काफी समय हो गया, उनके पति गुजर चुके थे, मर चुके थे, और बेटे भी तरुण होकर यानी जवान होकर चल बसे, यानी ना इनके पति रहे ना इनके अपने खुद के बच्चे। अब एक भतीजे के सिवा कोई नहीं था, अब उनका खाली भतीजा था और उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। प्रॉपर्टी जो भी थी इनके पास वो सब भतीजे को लिख दी। जब लिख रहे थे तो लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु सब वादे केवल डिपो के दलालों के दिखाए हुए। दलाल जो एजेंट होते हैं ना, जो झूठी झूठी बढ़ चढ़ के बातें कहते हैं, वैसे बातों के सब जवाब यानी सपने हुए। बहुत बातें की भतीजे ने ताकि प्रॉपर्टी मिल जाए, कि दादी काकी आपका ये हो कर दूंगा, आपको वो कर दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, ऐसे ऐसे करके प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिया। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। वार्षिक यानी एनुअल इनकम जो है उस प्रॉपर्टी से जो उनको मिलता था, समझो किराया मिलता है, जो भी मिलता है, वो एनुअल इनकम 150-200 रुपए। बच्चों, 150-200 रुपए उस जमाने में बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। तो इतनी सारी रकम मिलती थी बूढ़ी काकी की प्रॉपर्टी से, जिससे अच्छा खासा इनका घर, भतीजे का घर चल जाता था। भतीजे का अभी तक नाम नहीं दिया है, आगे पढ़ेंगे। सो 200 रुपए से कम, 150-200 रुपए कम नाम थी, तथापि यानी फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यानी जो वादे बुद्धिराम ने किए थे, मैं नाम बता दिया, अगली लाइन वही है, उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम है भतीजा और उनकी पत्नी रूपा। अब भोजन भी पेट भर नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टी उन्हीं की प्रॉपर्टी से खा पी रहे, खूब अच्छे से जी रहे, लेकिन उन्हीं को भोजन नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है? क्या पंडित बुद्धिराम या रूपा? आसान नहीं है इसका निर्णय करना। क्यों? क्योंकि बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, अच्छे पुरुष थे, किंतु उसी समय जब तक कि उनके कोष पर कोई आंच न आए, कोष यानी पैसों पर, जब तक पैसों पर कोई आंच नहीं आएगी तो खुश हैं, अच्छे हैं, बस। और रूपा स्वभाव से तीव्र थी, तेज थी बोलने वाली, पर ईश्वर से डरती थी। पर एक ही चीज थी, भगवान से डरती थी, ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता यानी रूपा की तीव्रता उतनी नहीं खलती थी, बुरी नहीं लगती थी, जितनी की बुद्धिराम की भलमनसाहत यानी शराफत। जो शराफत वो दिखाता था दूसरों के सामने, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं देता था बूढ़ी काकी पर। वादे भी खूब किए थे। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। मतलब बुद्धिराम भी सोचता था कि यार मैं जो बूढ़ी काकी के साथ कर रहा हूँ, उन्हीं की प्रॉपर्टी है, अच्छा नहीं हो रहा शायद। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। क्या
लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। स्वाभाविक विद्वेष यानी नेचुरली एक नफरत होती है। जो लड़के होते हैं उनको बूढ़ों से नेचुरली एक नफरत होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में पीढ़ियों का अंतर है ना। उनकी विचारधारा अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, और जो नए लड़के होते हैं उनकी सोच अलग होती है, उनकी विचारधारा अलग होती है। तो यहाँ पे यही है कि जो बुद्धिराम के बेटे हैं ना, जो लड़के थोड़ा जवानी है समझो, तो वो भी माता पिता का रंग देखते हुए बूढ़ी काकी को सताया करते थे। वो देखते थे जब खुद माता पिता बूढ़ी काकी की इज्जत नहीं करते तो ये लड़के भी उनकी इज्जत नहीं करते थे, उनकी बेइज्जती करते। तो कैसे? कोई चुटकी काट कर भागता, मतलब बूढ़ी काकी चुटकी ले लिया। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, इतने बदमाश और बदतमीज देखो, पानी की कुल्ली कर देता। और काकी चीख मार कर रोती। हाथ पैर तो चलते नहीं थे काकी के, इतनी कमजोर थी, सिवाय रोने के क्या कर सकती थी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर, यानी क्रोध से आतुर होकर तेज में बच्चों को गालियां देने लगती। मतलब जबानी चलती है ना, तो गाली दे सकती, तो गाली देती तो उसी वक्त रूपा घटनास्थल पर आ जाती, रूपा आ जाती। अब रूपा कौन? बहू, लड़कों की माँ। अब वो अपने लड़कों को कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि खुद ही बदतमीजी करती, खुद ही सास की इज्जत नहीं करती है। जो सास सगी सास नहीं है लेकिन इनकी इज्जत नहीं करती है, तो लड़के क्या करें? अब ये आ गई घटनास्थल पर, अब वो उल्टा सीधा बोलने लगेगी। इस डर से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित उपयोग करती थी, यानी जबान रूपी जो हथियार है उसका उपयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, प्यार था, ये रूपा, अगर प्यार था तो वो था बुद्धिराम की छोटी सी लड़की लाडली। यही एक थी जो अपनी काकी से, बूढ़ी काकी से प्यार करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती, और यही उसका रक्षागार था। मतलब जो भी उसे खाने मिलता था वो बूढ़ी काकी के पास बैठ के खाती थी, क्योंकि बूढ़ी काकी ही उसकी रक्षा करती थी, समझ लो। तब लड़के उसकी चीजें छीन कर नहीं खा जाते थे, छोटी थी ना इसीलिए। रात का समय, अब सीन चाहिए, यहाँ तो भूमिका होगी बच्चों, अब असली कहानी शुरू होती है। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पे शहनाई बज रही थी। ओके, शहनाई यानी शादी ब्याह का माहौल ही लगता है। और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा है, यानी गाने की धुन सुन रहा है। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। तो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक ने, नए लड़के इन व्यवहारों से उदासीन, उनको तो ये लग रहा था पुराने जमाने का क्या है, सब शहनाई नहीं बज रहा है। वे इस गवार मंडली में, या गांव की जो गवार लोग, गांव के लोग गवारी समझते हैं ना, तो गांव की मंडली में बोलना या शामिल होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। अभी शहनाई बज रही है तो शादी ब्याह है, किसकी शादी है, क्या ब्याह है, वो पता नहीं चल रहा है, अगली लाइन में पता चलेगी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। ओके, तो बड़ा लड़का मुखराम जो है ना, उसका तिलक, यानी शादी की बात तय हो गई है। एक तरह से आप समझ लीजिए सगाई हो गई है, या रोका कर रहे हैं, शादी तय हो गई है। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर, यानी आग की भट्टी जो जलती है उस पर कड़ाहा, यानी लंबे बड़े बड़े कड़ाही चढ़ रहे थे, खाने बन रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी यानी सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक, यानी भूख बढ़ाने वाली, घी और मसाले की खुशबू थी ना, उससे और भूख लग रही थी, तो क्षुधावर्धक सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। और ऐसे माहौल में बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय में, कोठरी यानी छोटा सा कमरा जैसा छोटा सा होता है, शोकमय यानी दुख में, विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। शी वाज लाइक, मुझे स्वाद मिल रहा है, स्वाद आ रहा है, तो बहुत बेचैन कर रही थी, खाने की इच्छा हो रही थी। आह, कैसी सुगंध है, कौन मुझे अब पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिली। कभी भरपेट भोजन ही नहीं मिला काकी को, तो अब पूड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। ये विचार करके उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी यानी पीड़ा सी उठी, परंतु रूपा के डर से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। घर में एक या दो फूल होंगे, आप उसको उसकी खुशबू लेंगे, लेकिन जब आप वाटिका में, बगीचे में जाएंगे तो सोचिए वहाँ सारे फूलों के बीच कितना अच्छा लगेगा। बस बूढ़ी काकी को भी ऐसे ही लगा कि यहाँ खुशबू जो आ रही है, खुशबू में इतना मजा नहीं है, क्यों ना जहाँ से खुशबू आ रही है, यानी किचन में जहाँ कढ़ाई में सब बन रहा है, गाँव में बाहर खुले में शादी ब्याह के समय बनता है, वहीं चली गई। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई, यानी क्रॉल करके, सरकते सरकते छोटे बच्चों के जैसे, चल फिर तो पाती नहीं थी, ताकत ही नहीं थी, हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी।
यहाँ लाले पड़ना यानी किसी चीज़ के लिए तरसना। रोटियों के लाले पड़े थे ना, रोटियों। खैर, रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। अब रूपा जो है शादी ब्याह, वो बेटे की माँ है जिसकी शादी हो रही है, सगाई हो रही है, तिलक हो रहा है, तो वो परेशान है, बहुत तेज उद्विग्न परेशान। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कढ़ाई के पास, कभी भंडार में जाती। सारा काम निपटा रही, देख रही मेहमानों की जो डिमांड है पूरी की जा रही है। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई दे दिया। ये देखिए यहाँ पे ठंडाई देने लगती। आदमी ने आके पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, मतलब समय लगेगा क्या? तब तक ढोल मंजीरा उतार दो, है ना, कि ढोल मंजीरा दे दो, ढोल ये रहा मंजीरा। ऐसे अब बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी, मतलब पड़ोसी ने सुनाने लगी कि अरे इतना से काम है, तुम परेशान हो रही हो ऐसे, इसलिए क्रोध भी नहीं उतार रही थी, गुस्सा भी। प्यास से कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, गर्मी हो रही थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था, समय नहीं था कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर चले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में जब ये सारा सीन चल रहा है, वो परेशान है, ऐसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो जल गई। ये क्या, अंदर कोठरी से बुढ़ी यहाँ आके बैठी है? क्रोध रुक ना सका, वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पे सवार हो गई, यानी सामने खड़ी हो गई। इधर इतना ठूसती है, कहाँ जाके भस्म हो जाता है, इतना खाती है। चिल्ला दिया, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। इतना सब कुछ सुन लिया बूढ़ी काकी ने, सिर्फ यहाँ पे बैठने के चक्कर में। खैर, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उन्हें रूपा पे क्रोध नहीं था, रूपा पे गुस्सा नहीं आया, अपनी जल्दबाजी में दुख थे, मैं क्यों उठ के वहां चली गई। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर रही थी और बुलाने का इंतजार करने लगी। उन्हें एक एक पल भारी लग रहा था, एक एक युग के समान लग रहा था। बहुत भूख लगी थी ना, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे हैं? किसी की आवाज नहीं सुनाई थी, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने ही नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएगी, खुद ही आ जाएगी बूढ़ी, उन्हें कौन, मेहमान तो है नहीं जो बुलाने जाऊं। अब बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, उनकी स्वाद इंद्रियों को गुनगुनाने लगी। मतलब ऐसा कि अब मैं खाऊंगे ऐसे, तो ये मन में लालच आ रहा है उनके, जाना चाहती हूँ वहाँ पे कि अभी तक किसी ने बुलाया नहीं, शायद मुझे खुद ही जाना होगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर, कचौड़ी या रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। तो पहले बच्चों में बताया था ना कि जो बूढ़े होते हैं उनमें मान अपमान नहीं होता, वो इस बात को नहीं देखते। तो ये भी बेचारी सोचे कि मैं जीप भर के खाऊंगी, आज खूब खाने का मुझे मौका मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बच्चों की, पाठ भी काफ़ी बड़ा है और हमको देखना पड़ेगा कि क्या वो वहाँ पे पहुँची, क्या उन्हें बाइज्जत खाना मिल गया या फिर कुछ और हो गया, घटना दुर्घटना में बदल गई, कुछ ऐसा तो नहीं है। इसके बारे में जानकारी हमको अगले वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए आप रुकना पड़ेगा। तो इंतजार कीजिए इस वीडियो के दूसरे भाग में। धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए।